नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडी अलायंस की दिल्ली की बैठक की। ममता बनर्जी की हार के बाद ममता बनर्जी ने जिम्मेवारी ली गठबंधन की बैठक की और आगे बढ़कर उसको लीड करने का प्रयास भी किया। इसी प्रयास के चलते कल दिल्ली में उनकी बैठक हुई अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इस बैठक का हिस्सा नहीं बने। तो आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी थी कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन साथ में डीएमके भी इस गठबंधन से बाहर हो गई। और डीएमके जब गठबंधन से बाहर हुई तो सीधे तौर पर कल भी हमने एक वीडियो में बात की थी, कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने सीधे तौर पर एक तरीके से डीएमके को धमकी दी, खुले तौर पर, कि इससे डीएमके जो है वो कमजोर हो जाएगी और डीएमके की दो स्थिति, या तो वो तटस्थ होगी या तो फिर वो बीजेपी के साथ हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो विपक्ष एक सपना देख रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल गिर जाएगी, वैसे तो 2024 के बाद हर 6 महीने में जो है वो सरकारें गिरा रहे थे, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी ने 1 साल का अल्टीमेटम दिया कि 1 साल के अंदर अंदर सरकार गिर जाएगी। आंकड़े कहां से आए ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से तर्क रखते हैं, शायद कांग्रेस पार्टी के नेता भी उस पर विश्वास नहीं करते होंगे। और यही एक वजह है कि अब दरबारी मीडिया भी राहुल गांधी से परेशान दिखाई दे रहा है। आप देखिए रामचंद्र गुहा, जो एक तरीके से नरेंद्र मोदी का घोर विरोधी, लेकिन बावजूद इसके वो अगर ये कहें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इंडी अलायंस में स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी चूंकि नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी ने इनको एक कोने में सिमेट कर रख दिया। और यही एक स्थिति है, चाहे विचारधारा अलग हो या फिर इनका कितना ही लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन फिर भी ये सारे जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो सरकार को गिराने का दावा कर रहे थे, आप देखिए आज की स्थिति में एनडीए कितना मजबूत है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए कितना मजबूत है, तो इसमें हमें बात करनी पड़ेगी हेमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी की। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा को अपना लिया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और एक तरीके से आप कह सकते हो कि 2/3 मेजोरिटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी कराई। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, वो टीएमसी से निकल कर आए। तो टीएमसी के आप कह सकते हो कि जो सिंडिकेट है उससे चिर परिचित, टीएमसी का अगर कोई तोड़ था तो वो शुभेंदु अधिकारी था। भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को पूरी ढील दी और उसी खुली छूट का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी 208 सीटों के साथ सत्ता में आई, जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं पाया। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा को शुभेंदु अधिकारी से सीखना चाहिए, तो क्यों सीखना चाहिए? जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा इस सिंडिकेट को तोड़ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया? हेमंता बिस्वा शर्मा ने, जब पवन खेड़ा ने उनकी पत्नी रिनकी जो भुइया है उनको लेकर 3 देशों के पासपोर्ट की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी, जो कि एआई जनरेटेड थे, पूर्ण तरीके से फर्जी थे। और उसके बाद में ये चुनावों से ठीक 3 दिन पहले हुआ, हेमंता बिस्वा शर्मा के जो स्टेटमेंट थे वो एग्रेशन के साथ दिए गए कि वो पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। लेकिन आज वो पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटका के राज्यसभा के सांसद बनकर राज्यसभा में पहुंचने की तैयारी में है। अब सवाल यह उठता है कि उस मामले का हुआ क्या, क्योंकि उसी मामले में रणदीप सुरजेवाला को समन दिया गया था, लेकिन रणदीप सुरजेवाला भी नहीं पहुंचे और उसके बाद में पवन खेड़ा से भी कोई पूछताछ नहीं हुई। एक तरीके से मामला दबा दिया गया। अब यह मामला क्यों दब गया आप समझ सकते हैं, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बीच में टर्म्स क्या है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था दूसरी तरफ आप देखिए जहांगीर खान,
कलकत्ता का डायमंड हार्बर मॉडल, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड और सिंडिकेट का मास्टरमाइंड चुनावों के दौरान सीधे तौर पर आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को धमकी देता हुआ दिखाई दिया। और यह कहना कि अगर अजय पाल सिंघम है तो वो पुष्पा है, और पुष्पा जो है वो झुकता नहीं है। और इसी मॉडल के सहारे अभिषेक बनर्जी सीधे तौर पर अमित शाह को चुनौती देते हुए दिखाई दिए। अब जब पश्चिम बंगाल की स्थिति को अगर आप समझोगे तो टीएमसी एक पार्टी नहीं, राजनीतिक दल नहीं, एक सिंडिकेट। और सिंडिकेट किस तरीके का? सिंडिकेट इस तरीके का कि अगर वहां पर किसी को कुछ खरीदना और बेचना भी है तो इस सिंडिकेट के बिना संभव नहीं था। और यही एक वजह है कि सत्ता बदलने के बाद में कटमनी वापस लौटाई जा रही है। लेकिन इस कटमनी के बीच में जो खबरें आ रही है, विधायकों और सांसदों का स्वागत हो रहा है अंडों से, जूतों से, चप्पलों से। तो आप समझ सकते हैं कि इस टीएमसी की जो सरकार थी उसमें पश्चिम बंगाल के हालात क्या थे। फिर चाहे बॉर्डर की बात, फेंसिंग के बाद की बात, स्थिति देखिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर 45 दिन का समय लिया था, लेकिन उससे भी कम समय में बीएसएफ को जमीन सौंप दी और घुसपैठिए बिना कहे जो है वो बांग्लादेश की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकती। बात है जहांगीर खान की। फाल्टा विधानसभा का जो चुनाव है उसको रद्द कर दिया गया। 21 तारीख को दोबारा चुनाव हुआ और 24 मई को उसका परिणाम आया। लेकिन ठीक 2 दिन पहले पुष्पा गायब हो गया। घर पे ताले लगे हुए थे और पता नहीं चला कि जहांगीर खान कहां गया। और टीएमसी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि यह जहांगीर खान का निजी मामला है। अब पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से उठाया है। वो विदेश भागने की फिराक में था। क्यों भागने की फिराक में था? कटमनी आप कह सकते हो, एक्सटॉर्शन से लेकर हिंसा भड़काने तक के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। तो ये सारा मॉडल धराशायी हो गया जिस मॉडल के पीछे अभिषेक बनर्जी और पूरी टीएमसी उछल रही थी। और आज जहांगीर खान सलाखों के पीछे हाथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है शुभेंदु अधिकारी का एक्शन और रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके आगे बढ़कर शुभेंदु अधिकारी ने एक तरीके से टीएमसी को जिस तरीके से तोड़ा है, विधायकों की स्थिति यह है कि वो टीएमसी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो दल बदल कानून जो 2/3 मेजोरिटी के बाद लागू नहीं होता, तो आप देखिए 80 में से 59 विधायकों ने एक अलग से गुट बना लिया, जिसमें आपको पता ही होगा ऋत्विक बनर्जी और संदीपन साहा वो उसके हेड थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि वो उन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो फिर सिंडिकेट जो है वो सारा का सारा बीजेपी में आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, 208 सीटें हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में स्थिति 240 सीट, 2024 का जनादेश। और उस जनादेश के बाद में आज अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, कल भी हमने बात की थी कि वो दिल्ली में डटे हुए हैं। अब दिल्ली में क्यों डटे हुए हैं? दिल्ली में इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि लोकसभा के 20 से ज्यादा सांसदों ने चिट्ठी दी है स्पीकर ओम बिरला को, और इनकी सबकी मुलाकात हुई है इससे पहले भूपेंद्र यादव से, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री है। तो आपको समझ में आया होगा कि शुभेंदु अधिकारी क्यों दिल्ली में डटे हुए थे। उसके पीछे की वजह थी, अगर 20 से ज्यादा, क्योंकि इस वक्त लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद है, और 20 से ज्यादा सांसद अगर आते हैं तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में 20 सांसदों की संख्या और बढ़ जाती है। ये ज्यादा हो सकती है, 25 तक जा सकती है। और जो चिट्ठी लिखी है उसमें काकोली घोष को अपना दल का नेता बनाया है, और टीएमसी के जो बाकी के जो सांसद है उनसे अलग उनका सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। तो एक तरफ इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। एक साथ खड़ा क्या दिखाई दे रहा है? ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने देखा कि चुनावों से पहले राहुल गांधी लगातार हमलावर थे ममता बनर्जी के ऊपर, सिंडिकेट को लेकर, शारदा घोटाले को लेकर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो है वो हमलावर थे। और अब जब ममता बनर्जी उस स्थिति में आ गई जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, तो अब
दोनों की स्थिति एक ही जैसी है, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे ममता बनर्जी हो। तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी दिल्ली में गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की सीटों की संख्या 260 से ऊपर जाते हुए बीजेपी की सीटें 260 से ज्यादा और एनडीए 2/3 मेजोरिटी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब स्थिति यह है, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के आने के बाद टीएमसी के कुछ सांसदों, सुखेंदु राय ने जो है वो इस्तीफा दे दिया भूपेंद्र यादव से मीटिंग के बाद में, वो राज्यसभा के सांसद है। अब ऐसी स्थिति में एनडीए के पास सिर्फ और सिर्फ 15 सांसदों की कमी है राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के लिए। चुनाव भी होने हैं और उससे पहले टीएमसी के कुछ सांसद जो है वो आ सकते हैं और हो सकता है कि 2/3 के आसपास सांसद जो है वो बीजेपी में आ जाए। तो आप सोचकर देखिए, इस इंडिया अलायंस की मीटिंग से फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इससे फायदा हो रहा है एनडीए को। और जिस डीएमके की हम बात कर रहे थे, यही डीएमके डिलिमिटेशन का जो बिल आएगा मानसून सत्र में, आप देखिएगा उसमें वो एनडीए को समर्थन करता हुआ दिखाई देगा। और ऐसी स्थिति में आप सोचकर देखिए कि अब इंडिया अलायंस में बचा क्या है। जिसका कोई वजूद नहीं है वो इस अलायंस में जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। आज किसकी हैसियत जो है वो नेतृत्व करने की है? क्या राहुल गांधी की, जो 99 या आप कहे कि 100 चुनाव जो है वो ऑलरेडी हार चुके हैं। देश के इतिहास में राजनीतिक तौर पे सबसे असफलतम नेता। दूसरा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी ये कहना भी मुश्किल है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, उसकी भी वही स्थिति है। एक समय जब मातोश्री में अमित शाह को बुलाया गया था और आज स्थिति है कि 10 जनपद के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शरद पवार, क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। सुप्रिया सुले को कैरियर को लेकर उनकी चिंता आप समझ सकते हैं। पार्टी उनकी टूट चुकी है, सिंबल उनके पास नहीं है, नाम पार्टी का उनके पास नहीं है। तो फिर इस गठबंधन में कौन है? सिर्फ एक दल जो है वो मजबूत अभी दिखाई देता है, वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था वो सबको पता है, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव बनने वाले हैं। आप कह नहीं सकते कि यूपी के 2 लड़के इस बार जो है वो गठबंधन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से हम पिछला कुछ अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें कांग्रेस पार्टी का 2024 के बाद, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया है, तो अगला टारगेट होगा कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी। किस तरीके से होगा, राहुल गांधी क्या मुद्दा लेकर आएंगे और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को फंसाएंगे, यह तो उसी वक्त देखने को मिलेगा जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर, चुनाव में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव को फंसाया। और जब सीट शेयरिंग की बात आई उस फॉर्मूले पर, तो उससे पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ कोई समझौता नहीं किया और एक मैसेज गया कि दोनों पार्टियां एक साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही है। नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति साफ सुथरी है। जैसे ही क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प के रूप में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी होगी तो फिर वो कांग्रेस पार्टी होगी। तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इसी के सारे उनका जो मतदाता जो उनसे दूर हो गया, स्पेशली जो मुस्लिम मतदाता है, शायद वो लौटकर वापस आ जाएगा। तो आप खुद सोचकर देखिए कि इंडी गठबंधन की जो बैठक थी वो इस गठबंधन को बचाने की थी, नरेंद्र मोदी से लड़ने की थी, या फिर टीएमसी के क्रियाक्रम करने की थी। तो ये टीएमसी का क्रियाक्रम जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।